बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम इमरान अहमद है और मैं आपका कंप्यूटर साइंस का टीचर हूं। स्टूडेंट्स, आज हम ग्रेड 7 का यूनिट नंबर 8 देखेंगे और स्टूडेंट्स आज हम उसकी एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। आज हम ये देखेंगे एक्सरसाइज के अंदर हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। तो आइए स्टूडेंट्स फिर आज का लेक्चर फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारा यूनिट नंबर 8 है जिसका नाम है एडिटिंग इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। आज हम इसकी एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे, लेकिन अगेन एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले जो प्रीवियस हमने लेक्चर इस यूनिट के लिए स्टूडेंट्स वो आपको अच्छी तरह याद होने चाहिए, उनके कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। फिर यहाँ पे क्वेश्चंस के आंसर मेरे साथ साथ जो वो लिख सकते हैं और सही लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स उनके आंसर्स को अच्छी तरह याद रखिएगा। तो आइए फिर एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज ए हमारे पास, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इनफैक्ट इसके अंदर क्या होता है कि आपके पास एक स्टेटमेंट गिवन होती है आपको, और उसके अगेंस्ट आपके पास कुछ ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं। जिस तरह इस केस के अंदर आपके पास ए, बी और सी मीन 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आपने स्टेटमेंट की बेस के ऊपर बेस्ट जो ऑप्शन होगी उसको आपने सिलेक्ट करना है और आंसर में लिखना होता है। स्टूडेंट्स, इसमें हमने हमेशा जब भी हमने किसी भी यूनिट की एक्सरसाइज को किया है, हमने उसके अंदर बात की है और ये टिप्स हमने रखी है कि हमने 3 चीजों का ख्याल रखना है। पहली चीज, हमने स्टेटमेंट को अच्छी तरह रीड आउट जरूर करना है और उसको फिर समझना है कि ये स्टेटमेंट ये क्या कहना चाह रही है, इसका मतलब क्या है, मीन इसका मीनिंग क्या है, ताकि उसकी बेस पे फिर हम आइडेंटिफाई कर सकेंगे हमारा आंसर क्या हो सकता है। और स्टूडेंट्स उसके बाद हमने कहा था कि एक और टिप कि आपने तीनों जो आपकी ऑप्शंस है इनको आपने एक दफा रीड आउट जरूर करना है, क्योंकि कई दफा ऐसा भी होता है कि आपकी पहली ऑप्शन भी ठीक होती है, दूसरी ऑप्शन भी ठीक होती है, थर्ड ऑप्शन में कहा जाता है कि ऑल ऑफ दीज। इसका मतलब कि उस केस में आपका जो आंसर है वो ऑप्शन सी होगा, मीन लास्ट ऑप्शन होगी। लेकिन आपको पहली ऑप्शन सही दिखाई देती है, आप उसी को सिलेक्ट कर लेते हैं, बाकी ऑप्शंस को रीड नहीं करते। तो आपने इन तीनों ऑप्शंस को रीड करना होता है। और तीसरी और इंपॉर्टेंट बात कि स्टेटमेंट को जब अच्छी तरह आप रीड आउट कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो कई दफा होता है कि स्टेटमेंट के अंदर से आपको आंसर या उसका हिंट जरूर मिल जाता है। आप उस हिंट को या आंसर को यूज करते हुए बेस्ट ऑप्शन इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस चीज को आप अच्छी तरह याद रखिएगा। लेकिन ये तमाम चीजें तभी होंगी, तमाम काम तभी हो सकते हैं जब अपने लेक्चर्स अच्छी तरह समझे होंगे। तो नंबर 1 के ऊपर, डैश की इज यूज्ड टू अनडू एन एक्शन। के एक्शन को अनडू करने के लिए हम कौन सी की यूज करते हैं? ऑप्शन है कंट्रोल ए, बी ऑप्शन है कंट्रोल जी और सी ऑप्शन है कंट्रोल एक्स। और स्टूडेंट्स आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो आपकी कीज है, शॉर्टकट कीज है, इनफैक्ट ये क्या काम करती है। कंट्रोल ए क्या करती है आपको पता है? कंट्रोल ए आपकी शीट के ऊपर जितना भी डाटा होगा कंप्लीट डाटा को जो वो सिलेक्ट कर देगी कंट्रोल ए। कंट्रोल एक्स है वो कट के लिए यूज होती है, मीन कट के साथ आप पेस्ट करते हैं तो कंट्रोल वी यूज कर लेते हैं। तो कट अगर करना हो अपने किसी भी वर्ड को या किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर से टेक्स्ट को, तो आप कंट्रोल एक्स को यूज करते हैं। स्टूडेंट्स इसका मतलब है कि आपके जो अनडू की ऑप्शन है वो कंट्रोल जी के थ्रू जो परफॉर्म हो सकती है। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूं। आप इसको यहां पे लिख भी सकते हैं और सिलेक्ट भी कर सकते हैं। नंबर 2, डैश फीचर इज यूज्ड टू एंटर अ प्री डिफाइंड सीरीज ऑफ डाटा सच एज टेक्स्ट और नंबर। स्टूडेंट्स अब ये एक फीचर जो है ये उसकी डेफिनेशन है। अब कौन सा ऐसा फीचर हमने लेक्चर्स के अंदर पढ़ा था जिसकी ये डेफिनेशन है? ऑप्शंस देख लेते हैं, ऑटोफिल, सेमीफिल और फुलफिल। और स्टूडेंट्स यहाँ से आपको इजीली अंडरस्टैंड हो रहा है कि आपने सेमीफिल और फुलफिल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन अपने यूनिट के अंदर नहीं पढ़ी और ना ही किसी लेक्चर के अंदर मैंने आपसे ये बात की है कि सेमीफिल कोई चीज होती है या फुलफिल भी कोई चीज हो सकती है। इसका मतलब आपका आंसर जो दैट इज ऑटोफिल। तो ऑटोफिल फीचर इज यूज्ड टू एंटर अ प्री-डिफाइंड सीरीज ऑफ डाटा सच एज टेक्स्ट और नंबर्स। तो इस केस में आपकी ऑप्शन ए जो है दैट इज योर आंसर। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं नंबर 3 के ऊपर, हमारे पास कौन सी स्टेटमेंट अवेलेबल है और उसमें से हम बेस्ट चॉइस है वो कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो लेट्स सी। नंबर 3, टू चेंज द रो हाइट द शेप ऑफ माउस पॉइंटर चेंजेस टू डैश साइन। स्टूडेंट्स मैंने अगेन आपको लेक्चर्स के अंदर कहा था कि जब मैं आपको यहाँ पे कोई करवा रहा हूँ, फंक्शन परफॉर्म करवा रहा हूँ, करके दिखा रहा हूँ, तो आपने उसको साथ साथ करना है। अगर आप उस स्पेसिफिक टाइम पे नहीं कर सके तो बाद में उसको करके जरूर देखिएगा। अब ये क्वेश्चन आपका इसी चीज से रिलेटेड है कि अगर आपने ये काम अपने हाथ से किया होगा तभी आपको ये जो है वो आंसर इसका आ सकता है और सही आंसर आप दे सकते हो। अदरवाइज आपको मुश्किल पेश आ सकती है और आपको प्रॉब्लम हो सकती है कि कौन सा इसमें से आंसर जो है वो सही है। तो याद रखिएगा, टू चेंज द रो हाइट द शेप ऑफ माउस पॉइंटर चेंजेस टू दिस साइन। ये जो आपका बी ऑप्शन है ये आपका साइन बन जाता है। आप इसको करके भी देखिएगा, अगर आपने करके देखा हो तो आपको ऑलरेडी पता होगा, लेकिन अगर नहीं करके देखा तो आप इसको करके देखिएगा। तो मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूं। नंबर 4,
इंसर्ट, डिलीट एंड फॉर्मेट कमांड्स आर प्रेजेंट इन डैश ग्रुप। ये तीनों जो कमांड्स हमने अपने लेक्चर्स के अंदर यूज की थी, ये कमांड्स किस ग्रुप के अंदर शामिल होती हैं? ऑप्शन पैराग्राफ, स्टाइल्स एंड सेल्स। और स्टूडेंट्स आपको पता है कि हमने लेक्चर्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ सेल ग्रुप को जो है बहुत ज्यादा यूज किया। हमने ना तो पैराग्राफ का ग्रुप यूज किया, ना ही स्टाइल के ग्रुप को हमने यूज किया है। तो इसका मतलब यहाँ पे आपका जो आंसर है दैट कैन बी ऑप्शन सी, सेल्स। नंबर 5, कंट्रोल प्लस स्पेस बार की इज यूज टू सिलेक्ट एंटायर डैश। मीन कंट्रोल स्पेस बार की आपकी जो शॉर्टकट की है वो किस चीज को सिलेक्ट करने के लिए यूज की जाती है? वर्कशीट को, कॉलम को और रो को। स्टूडेंट्स आपको पता है वर्कशीट को सिलेक्ट करने के लिए आप कंट्रोल ए प्रेस करते हो, कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए आप कंट्रोल स्पेस बार को प्रेस करते हो। ये हमने करके भी देखा था, अगर आपको लेक्चर्स याद है तो मैंने आपको वहां भी कहा था कि इसको अच्छी तरह याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम्स में ये पूछा जा सकता है। तो इस केस में आपका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, कॉलम। तो इसको सिलेक्ट कर देता हूं। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे पास क्वेश्चंस की जिनमें स्टेटमेंट गिवन है, उसके अगेंस्ट आपके पास कुछ ऑप्शंस होती हैं, आपने बेस्ट ऑप्शन जो है वो आंसर में जो लिखनी होती है। अब देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वो कौन सा है। सो एक्सरसाइज बी है, फिल इन द ब्लैंक्स। क्या आपके पास कुछ कीवर्ड अवेलेबल है और आपको एक स्टेटमेंट गिवन है, उसमें एक ब्लैंक स्पेस है, आपने इन्हीं कीवर्ड में से जो अप्रोप्रिएट कीवर्ड होगा वो इस ब्लैंक स्पेस के अंदर मेंशन करना है। लेकिन स्टूडेंट्स मैं आपसे ये कहूंगा कि आप इवन अगर आपको नहीं भी ये कीवर्ड्स अवेलेबल होते, आपको फिर भी पता होना चाहिए कि इस ब्लैंक स्पेस के ऊपर कौन सा अप्रोप्रिएट कीवर्ड जो वो लिखा जाएगा। तो इस चीज को आपने याद रखना है। पॉसिबल है कि एग्जाम्स के अंदर आपको ये गिवन हो या नहीं भी दिए जा सकते, तो आपको पता होना चाहिए कि फिल इन द ब्लैंक्स आपने कैसे हल करने हैं। तो फर्स्ट वन इज टू एक्टिवेट अ सेल प्रेस डैश फंक्शन की। कौन सी फंक्शन की यूज करते हुए आप सेल को एक्टिवेट कर सकते हैं या एक्टिव सेल बना सकते हैं? तो स्टूडेंट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको पता होना चाहिए कि F2 की जो की है वो ये काम करती है और ये ऑप्शन आपके पास यहां अवेलेबल भी है। नंबर 2, द डिफॉल्ट रो हाइट इज डैश एंड कॉलम विड्थ इज डैश पॉइंट्स। अब ये चीज आपको पता होनी चाहिए क्योंकि ये नंबर्स हैं, तो आपको याद होने चाहिए कि आपकी जो डिफॉल्ट रो की हाइट क्या होती है, क्योंकि हम रो हाइट को चेंज कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट क्या होती है वो आपको पता होना चाहिए, और बाय डिफॉल्ट कॉलम की विड्थ क्या होती है आपको वो भी पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स रो की जो हाइट होती है वो बेसिकली आपकी होती है 12.75 पॉइंट्स और आपकी जो कॉलम की विड्थ होती है वो होती है 8.43 पॉइंट्स। तो ये आपको याद होना चाहिए। सो मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं 12.75 पॉइंट्स, उसके बाद 8.43। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं नंबर 3 के ऊपर। हमारे पास कौन सी स्टेटमेंट अवेलेबल है, उसमें जो हमारे पास ब्लैंक स्पेस है उसको हम कैसे अप्रोप्रिएट कीवर्ड के साथ फिल आउट कर सकते हैं। सो लेट्स सी। नंबर 3, द डैश शोज द एक्सटेंड इंडिकेटर। फ्रेंड्स इसकी बात हमने की थी जब हमने रेंज की बात की थी कि रेंज को हम सिलेक्ट करते हैं और अगर आपकी आउट ऑफ व्यू रेंज हो उसको आपने सिलेक्ट करना हो तो आप कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन मौजूद है, वो ऑप्शन आपकी एक्सटेंड इंडिकेटर की ऑप्शन होती है, जिसको इन शॉर्ट हम EXT का नाम भी देते हैं। और फ्रेंड्स पूछा गया द डैश शोज कि आपकी स्क्रीन के ऊपर कौन सी जगह पे इसको शो करवाया जाता है। फ्रेंड्स स्टेटस बार के ऊपर आप इसको शो करवा सकते हैं, हमने देखा भी था अपने लेक्चर्स के अंदर। तो मैं यहां मेंशन कर देता हूं स्टेटस बार, स्टेटस बार। नंबर 4, द नेम मैनेजर इज प्रेजेंट इन डैश ग्रुप। आपको जो नेम मैनेजर की ऑप्शन है वो किस ग्रुप के अंदर प्रेजेंट होती है? वो डिफाइंड नेम्स का जो ग्रुप होता है उसके अंदर मेंशन होती है। तो मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं, आप इसको याद भी रखिएगा, डिफाइंड नेम्स। नंबर 5, कट कॉपी पेस्ट कमांड्स आर प्रेजेंट इन डैश ग्रुप। सर देखिए यहां पे अगर आप गौर करें तो आपको ग्रुप्स के बारे में काफी इंफॉर्मेशन पूछी गई है कि किस ग्रुप के अंदर कौन सी ऑप्शन अवेलेबल है। ये चीजें अगेन आप लोग इसको इंप्लीमेंट करेंगे, खुद से करके देखेंगे, तब आपको ये ग्रुप्स भी याद हो जाएंगे और आपको पता होगा कि कौन सी जो कमांड है या कौन सी ऑप्शन है किस ग्रुप के अंदर शामिल है। फिर आपको इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर आप इसको सिर्फ याद करेंगे, इसका प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, खुद से करके नहीं देखेंगे अपने हाथ से, तो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है जब एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आए। सो नंबर 5 इज कट कॉपी पेस्ट कमांड्स आर प्रेजेंट इन डैश ग्रुप। तो आपका ये क्लिप बोर्ड का जो ग्रुप होता है उसके अंदर ये चीजें मौजूद होती हैं। मैं यहां मेंशन कर देता हूं क्लिप बोर्ड, क्लिप
बोल्ड। तो स्टूडेंट्स इस तरह आप जब कोई भी आप स्टेटमेंट गिवन है, कोई आपका ब्लैंक स्पेस है, तो आप अप्रोप्रिएट कीवर्ड के साथ उसको फिल आउट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज सी की। टिक द करेक्ट एंड क्रॉस द रॉन्ग वंस। इसको हम ट्रू फॉल्स भी कहते हैं कि स्टेटमेंट गिवन है आपके पास, आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि ये स्टेटमेंट आपकी राइट है या रॉन्ग है स्टेटमेंट। अगेन इसको अच्छी तरह रीड आउट करें और फिर समझें और फिर देखेंगे ये आंसर आपका राइट में जाएगा या रॉन्ग में जाएगा। यू कैन सिलेक्ट मल्टीपल रेंजेस सिमिल्टेनियसली। स्टूडेंट्स ये काम हमने लेक्चर्स के अंदर करके भी देखा था, अगर आपको याद हो, इसलिए मैं बार बार कह रहा था लेक्चर्स के अंदर भी कि इन चीज़ों को अच्छी तरह याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम्स में इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो ये आपकी जो स्टेटमेंट है, यू कैन सिलेक्ट मल्टीपल रेंजेस सिमिल्टेनियसली, ये आपकी स्टेटमेंट राइट स्टेटमेंट है, आप ये काम कर सकते हैं। तो मैं इसको क्या करूंगा, राइट कर दूंगा। नंबर 2, यू कैन नॉट चेंज कॉलम विड्थ। फ्रेंड्स कॉलम की बाय डिफॉल्ट विड्थ मौजूद होती है, लेकिन हमने कॉलम की विड्थ को चेंज करके भी देखा था और हमने ऑप्शंस भी देखी थी, ऑप्शंस मौजूद है हमारे पास कि हम कॉलम की विड्थ को चेंज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ मेंशन है यू कैन नॉट, इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट आपकी जो ये क्रॉस होगी, मीन ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। सीरीज ऑफ इवन नंबर्स कैन बी जनरेटेड यूजिंग ऑटोफिल फीचर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। और फ्रेंड्स ये बड़ा एक ट्रिकी क्वेश्चन है, आप लोगों ने शायद इसको करके ना देखा हो, लेकिन अब इसको करके देखिएगा और याद रखिएगा इट इज पॉसिबल, ये पॉसिबल है। आपको इवन नंबर्स का पता है 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन। अब सोचने की ये बात है कि हम किस तरह ये इवन नंबर जनरेट करवा सकते हैं। फ्रेंड्स फॉर एग्जांपल आप अपने वर्कशीट के ऊपर 2 और 4 मेंशन करें, एक आप रो के अंदर 2 लिखें और उससे नेक्स्ट रो है नीचे उसमें आप 4 लिखें, मीन आप जस्ट इस तरह मेंशन करें, आप 2 लिखें ऊपर और फिर नीचे आप जो है 4 मेंशन कर लें। उसके बाद स्टूडेंट्स आप इन दोनों को सिलेक्ट कर लें। अभी आपने ड्रैग नहीं करना माउस को जैसे हम करते रहे हैं, आपने इसको सिर्फ सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप माउस को इस जगह पे लेके आए और फिर यहां से इसको ड्रैग करें। तो स्टूडेंट्स आपकी जो नेक्स्ट रोज होंगी वहां पे 4 के बाद 6, 8, 10 एंड सो ऑन जो लिखा हुआ है आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि सीरीज ऑफ इवन नंबर कैन बी जनरेटेड यूजिंग ऑटोफिल फीचर ऑफ MS एक्सेल। ये आपकी राइट स्टेटमेंट है, लेकिन इसमें गलती का चांस बहुत ज़्यादा है क्योंकि नॉर्मली हम लोग ये परफॉर्म करके नहीं देखते। आप लोग इसको परफॉर्म करके ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये काम हो सकता है, इट इज़ पॉसिबल। हमने सिर्फ ये देखा था कि 1 से 2 पे चले जाएंगे, 3, 4, 5, या हमने देखा था कि आपके जो डेज हैं उनको आप लिख सकते हो। उसके बाद हमने देखा था कि मंथ के नाम जो है उसको आप कर सकते हो, लेकिन इवन नंबर्स को भी आप जनरेट करवा सकते हो। तो ये आपने करके ज़रूर एक दफ़ा देखना ताकि आपको भी क्लियर हो। और इसके अलावा आप इवन नंबर के अलावा आप जो ऑड नंबर्स हैं उनको भी जनरेट करवा के देखें कि वो हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो फ्रेंड्स इसका मतलब है कि ये आपकी स्टेटमेंट जो है दिस इज राइट स्टेटमेंट, यू कैन डू इट। अब नंबर 4 पे देखते हैं हमारे पास कौन सी स्टेटमेंट अवेलेबल है और देखते हैं कि वो राइट स्टेटमेंट है या रॉन्ग स्टेटमेंट है। सो नंबर 4, द अनडू बटन ऑन क्विक एक्सेस टूलबार अलाउज यू टू अनडू योर लास्ट 16 एक्शंस। तो स्टूडेंट्स ये याद रखिएगा, अनडू का जो बटन है वो लास्ट जो 16 एक्शंस है वो आपको दोबारा से उनको रिस्टोर करने की ऑप्शन जो प्रोवाइड करता है। लेकिन इसके साथ ये चीज़ याद रखनी है, अगर आपने जो है वो सेव नहीं किया अपने काम को, तब आप ये यूज़ कर सकते हैं। लास्ट 16 एक्शंस को आप जो है वो रिस्टोर करवा सकते हैं, अदरवाइज नहीं करवा सकते। अगर आपने वर्क को सेव कर लिया है तो फिर सेव करने के बाद आपने जितनी दफ़ा अनडू किया है उतनी दफ़ा ही आप जो है उसको रिस्टोर करवा सकते हैं। तो इसका मतलब है कि ये आपकी राइट स्टेटमेंट है। Last one is number 5. You can name a range by typing its name in formula box. Students, again हमने लेक्चर्स के अंदर ये काम करके देखा था कि हमने किसी भी रेंज को जो है वो नाम असाइन किया था, लेकिन स्टूडेंट्स उसके लिए हम फॉर्मूला बार को यूज नहीं करते, हम नेम बॉक्स को यूज करते हैं। तो इसका मतलब कि ये आपकी जो स्टेटमेंट है दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे पास राइट एंड रॉन्ग कि अगर स्टेटमेंट अवेलेबल है आपने ये चेक करना है कि ये राइट स्टेटमेंट है या रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो आप कैसे इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज हमने यूनिट 8 की एक्सरसाइज को स्टार्ट किया। उसके अंदर हमने सबसे पहले ये देखा कि अगर हमारे पास एक स्टेटमेंट अवेलेबल है और उसके अगेंस्ट हमारे पास कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो हमने बेस्ट जो ऑप्शन है वो कैसे सिलेक्ट करनी है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने जो एक्सरसाइज बी के अंदर देखा कि हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स, हमने क्या करना है, हमारे पास एक जो है वो स्टेटमेंट अवेलेबल है, उसके साथ हमारे पास उसके अंदर एक ब्लैंक स्पेस अवेलेबल है। हमने किसी भी अप्रोप्रिएट कीवर्ड के साथ वो ब्लैंक स्पेस जो फिल आउट करना होता है।
और लास्ट में हमने देखा कि हमारे पास अगर स्टेटमेंट अवेलेबल है, हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि ये राइट स्टेटमेंट है या रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो हम कैसे कर सकते हैं? स्टूडेंट्स याद रखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के जितने भी हमने यूनिट्स पढ़े, जितने भी लेक्चर्स लिए हैं, उन लेक्चर्स को आप अच्छी तरह अपने हाथ से करके देखेंगे, क्योंकि ये प्रैक्टिकल वर्क है। जब तक आप खुद इसको अपने हाथ से करके नहीं देखेंगे, आपको इन क्वेश्चंस के आंसर जो है वो सही तरीके से याद नहीं हो पाएंगे। सिर्फ अगर आप इनको पढ़ेंगे या सुनेंगे, तब हो सकता है एग्जाम में आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाए। इसलिए इसको अपने हाथ से लाजमी करके देखिएगा। तो फ्रेंड्स, होपफुली आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।